हेल्थ इज वेल्थ ये तो सुना होगा, लेकिन फिजिकल, सोशल एंड मेंटल हेल्थ के साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन, आशा करते हो आप सब ठीक होंगे। मैं अफरोजा बेगम। आज की सेशन होने वाली है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर के ऊपर, जो कि क्लास 12 बायो की है। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ देर किस बात की है ना, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इन वन शॉट, राइट। According to the All Health Organization, reproductive health can be defined as a total well-being in all aspect of reproduction. That means हमारे बॉडी में रिप्रोडक्शन में ऑल डायरेक्शन से ठीक होना चाहिए, जैसे कि फिजिकली फिट होना जरूरी है, इमोशनल कनेक्ट कर पाना बहुत जरूरी है, बिहेवियरल एंड सोशल, साथ ही साथ मेंटल हेल्थ भी चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। अगर सोशल प्रेशर सपोज एक लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती, बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो सोशल एक प्रेशर रहता है, ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक रहने के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्दी रहने के लिए तो ऑल एस्पेक्ट ठीक रहना जरूरी है रिप्रोडक्शन की, जैसे कि फिजिकल, इमोशनल, मेंटली, सोशली ठीक रहना जरूरी। इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे एक इंसान की रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे ठीक रहते इन ऑल एस्पेक्ट। तो देखते हैं आगे। फैक्टर्स टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ऐसा क्या क्या फैक्टर्स है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो देखते हैं। द इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी रिक्वायर्स फॉलोइंग फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या क्या है। नंबर 1, अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स। जो सेक्स रिलेटेड मैटर्स है, जो सेक्स रिलेटेड नॉलेज है, उसके बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है, सतर्क होना चाहिए। नंबर 2, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्टनाटल केयर लीडिंग टू द डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो क्या कहा, अगर ज़्यादा डिलीवरीज डॉक्टर की मदद से होने लगते हैं और बच्चों की होने के बाद अच्छी देखभाल मिलती है, तो माँ और बच्चे दोनों की मौत की खतरा कम हो सकते हैं। 3, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विथ स्मॉल फैमिलीज। ओके, जो कपल है वो स्मॉल फैमिली बनाना बहुत जरूरी है, जैसे कि हम दो हमारा दो होना चाहिए, और गवर्नमेंट भी लागू भी किया इस रूल को। डिटेक्शन एंड क्यूर ऑफ एसटीडीज। एसटीडीज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर पार्टनर को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो अच्छे से क्या करना चाहिए, डिटेक्ट करना चाहिए, यही तरीके से पता लगाना है और उनका इलाज करना है, ताकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ट्रांसफर ना हो एक एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर तक। नंबर नेक्स्ट, ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज टू क्यूर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ओके, मेडिकल फैसिलिटीज इंक्रीज करना चाहिए, मेडिकल को एडवांस लेवल तक लेके जाना चाहिए, ताकि सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम अच्छे से दूर हो। नंबर 6, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज, sex related crimes etc should be created and necessary steps should be taken to prevent them. Okay, पीपल को सतर्क होना चाहिए, ताकि ये पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल में आए। एंड सोशल इविल्स लाइक सेक्स एब्यूज होते हैं, क्राइम होते हैं, मतलब रेप होते हैं, ताकि वो सब ना हो। एंड कैसे उन सब को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है। सरकार के साथ साथ इंसान भी अवेयर होना बहुत जरूरी है। इस पॉपुलेशन एक्सप्लोशन क्या है, पहले देखते हैं पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन रिप्रेजेंट द टोटल नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पेसिस लिविंग इन एरिया। पॉपुलेशन एक एरिया की स्पेसिस में टोटल कितने इंडिविजुअल्स है, मतलब कितने ऑर्गेनिजम्स है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज एलोंग विद बेटर लिविंग कंडीशंस हैड एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ की और एक रीजन है। अच्छा, पहले बता देते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होना, मतलब ग्रोथ होना। तो पॉपुलेशन ग्रोथ होना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हेल्थ फैसिलिटीज ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, एडवांस लेवल तक जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, लिविंग कंडीशंस ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं, जिसके वजह से मोर्टेलिटी रेट कम हो रहे हैं। मोर्टेलिटी रेट मतलब जो डेथ रेट कम हो रहा है, तो एक्सप्लोशन हो रहा है पॉपुलेशन।
This rapid increase in the human population over a relatively short period is called population explosion. तो क्विकली जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है इसको इसमें जो पीरियड लगते हैं इसको क्या कहते हैं शॉर्टली पॉपुलेशन एक्सप्लोशन. तो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन की कुछ रीजन भी है. तो क्या क्या रीजन है देखते हैं. नंबर 1, ए रेपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट. ओके, मैंने बताया कि डेथ रेट कम हो रहा है, मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है इंक्रीज हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, तो दैट्स वाई क्या हो रहा है, मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, मतलब डेथ रेट कम हो रहा है दिन पे दिन. नेक्स्ट, ए रिडक्शन इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो डिलीवरी टाइम के मदर की डेथ होते हैं उसका भी डेथ का रेट कम हो रहा है क्योंकि इम्प्रूव हो रहा है मेडिकल, तो मेडिकल फैसिलिटीज ज़्यादा है, तो इसलिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब मोर्टेलिटी रेट जितना डिक्रीज होगा पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के उतना ही इंक्रीज होगा, है कि नहीं. पॉपुलेशन इंक्रीज. डिक्लाइन इन इन्फांट मोर्टेलिटी रेट. ओके, इन्फांट मोर्टेलिटी रेट मतलब डिलीवरी टाइम पे कुछ बच्चा पहले के दिन में क्या होता है, डेथ हो जाते हैं. आजकल ज़्यादा नहीं होता क्योंकि एक ही रीज़न है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हुआ है बहुत, एंड इलिटरेसी जो कि बायोलॉजी रिप्रोडक्शन के ऊपर नॉलेज नहीं है कुछ लोगों के, तो इलिटरेसी की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हो रहा है दिन पे दिन. ठीक है, यही था इम्पोर्टेंट पॉइंट पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के. तो व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस. एमनियोसेंटेसिस क्या है. एमनियोसेंटेसिस ऑल्सो रेफर्ड एज एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट और एएफटी. एमनियोसेंटेसिस को और किस नाम के नाम से जाना जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट. एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट इज ए मेडिकल प्रोसीजर. ये एक मेडिकल प्रोसीजर होते हैं, सिस्टम होते हैं यूज्ड इन प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज. तो एमनियोसेंटेसिस में क्या करता है, प्रीनेटल. प्रीनेटल मतलब डिलीवरी के पहले के समय, अभी भी बच्चा डिलीवरी नहीं हुआ, परसोरेशन नहीं हुआ, तो डिलीवरी के पहले बच्चा के क्रोमोसोम की डायग्नोसिस करते हैं. क्रोमोसोम की डायग्नोसिस करते हैं कि क्रोमोसोम की कुछ एबनॉर्मलिटीज है कि नहीं वो देखते हैं. एंड फिटल इन्फेक्शंस, बेबी की कुछ इन्फेक्शंस है कि नहीं वो भी चेक करते हैं. इसको एमनियोसेंटेसिस कहते हैं. दिस प्रोसीजर इज ऑल्सो यूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन. तो एमनियोसेंटेसिस तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज और फिटल इन्फेक्शंस के लिए तो यूज किया जाता है, साथ ही साथ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज किया जाता है. सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब एमनियोसेंटेसिस के वजह से कुक में, माँ के कुक में क्या है, बच्चा बेबी बॉय है या गर्ल है वो भी मतलब कह सकते हैं. तो इसीलिए क्या क्या सरकार ने, एमनियोसेंटेसिस इज इलीगल बैंड इन एनी कंट्रीज बिकॉज इफ द सेक्स डिटरमाइंड ऑफ ए गर्ल देन फीमेल फोर्टिसाइड्स इज प्रोन टू हैपन. ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एमनियोसेंटेसिस की वजह से सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं कि कुक में बच्चा बेबी बॉय है और गर्ल है. तो इसके वजह से क्या है, इस प्रोसेस को इलीगल माना जाता है, बैंड कर दिया सरकार ने, क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है, फीमेल नहीं चाहिए होता, गर्ल नहीं चाहिए होता, तो क्या होता है, अगर गर्ल नहीं चाहिए तो वो लोग जान जाएगा कि गर्ल को मार देंगे, तो इसलिए इसको कहते हैं फीमेल फोर्टिसाइड्स. ताकि फीमेल फोर्टिसाइड्स ना हो इसलिए एमनियोसेंटेसिस बैंड कर दिया, ताकि किसी को पता ना रहे कि बच्चा को में क्या है, बॉय है या गर्ल है. तो अगर कोई डॉक्टर ने बता दिया तो डॉक्टर को जेल भी होते हैं. इन इंडिया द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड द प्री कंसेप्शंस एंड प्री नटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स. ओके, जो गवर्नमेंट क्या किया, इंडिया की गवर्नमेंट प्री कंसेप्ट को एंड प्री नटल डायग्नोस्टिक्स को क्या किया, प्रिवेंट कर दिया, बैंड कर दिया, क्योंकि प्री कंसेप्शन से पता चल जाता है. एक्ट इन 2004 इन डिटर एंड पनिश प्रीनेटल सेक्स स्क्रीनिंग एंड फीमेल फोर्टिसाइड्स. तो प्रीनेटल को बैंड कर दिया और साथ ही साथ प्रीनेटल सेक्स स्क्रीनिंग अगर कोई डायग्नोसिस कराएगा तो उसको जेल भी होते हैं. अगर कुछ डॉक्टर ने किया तो डॉक्टर को जेल भी होते हैं एंड पनिशमेंट भी होते हैं. इन दिस वे इट इज़ पॉसिबल टू मेंटेन द सेक्स रेशियो इन द सोसाइटी. तो क्या होते हैं, सेक्स रेशियो मेंटेन होते हैं.
अगर किसी को 50% इंसान को फीमेल नहीं चाहिए, गर्ल नहीं चाहिए, अगर गर्ल ही नहीं चाहिए तो सेक्स रेशियो कैसे मेंटेन रहेगा? तो सेक्स रेशियो मेंटेन नहीं रहेगा, फिर सोसाइटी में ज़्यादा बॉयज़ का नंबर हो जाएगा, फीमेल के नंबर कम हो जाएगा। इसलिए सेक्स रेशियो के ध्यान पे रखते हुए इंडिया की गवर्नमेंट ने एमनियोसेंटेसिस को क्या कर दिया? बैंड कर दिया। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस एक मेडिकल प्रोसीजर है जहाँ पे बेबी की प्रीनेटल स्टेज में क्या करते हैं? क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटीज, फीटल इन्फेक्शंस को डायग्नोसिस करते हैं, चेक करते हैं, साथ ही साथ सेक्स डिटरमिन भी करते हैं, जो कि सरकार ने बैंड कर दिया सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, ताकि सेक्स रेशियो मेंटेन रहे सोसाइटी में। ओके। पॉपुलेशन ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? द बेसिक फैक्टर्स दैट प्ले ए मेजर रोल इन द पॉपुलेशन साइज आर नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इमिग्रेशन परमानेंट मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड इनटू एन एरिया। ओके, इमिग्रेशन जब होते हैं ना, तब क्या होते हैं? पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि बाहर साइड से अपने एरिया पे आ रहा है तो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन होते हैं, इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट, मोर्टेलिटी डेथ रेट, जितना डेथ रेट इंक्रीज होगा उतना ही पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इमिग्रेशन मतलब क्या है? परमानेंट मूवमेंट ऑफ पीपुल आउट ऑफ एन एरिया कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज इन द पॉपुलेशन। ओके, कुछ लोग क्या होते हैं? अपने एरिया से बाहर एरिया में जाते हैं, कुछ लोग अपने कंट्री से दूसरा कंट्री पे शिफ्ट हो जाते हैं परमानेंट, तो इसको इमिग्रेशन कहते हैं। और जब इमिग्रेशन करते हैं तो क्या होते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होते हैं? कम होते हैं, क्योंकि अपने एरिया से बाहर जा रहा है। तो इस 4 टाइप्स की फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, तो स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, हर कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल कर सकते हैं? रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स टू 18 ईयर्स एंड 21 ईयर्स इन केस ऑफ बॉयज। ओके, मैरिज के जो एज है, शादी के जो एज है, बढ़ाना चाहिए। गर्ल्स की 18 ईयर्स होना चाहिए एंड बॉयज़ की कितना होना चाहिए? 21। बाय गिविंग इंसेंटिव्स टू द कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, ऑलरेडी बताया स्मॉल फैमिली होना चाहिए। मोटिवेटिंग द स्मॉलर फैमिलीज टू यूज वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड, स्मॉल फैमिलीज के लिए मोटिवेट करना चाहिए हर कपल को, एंड साथ ही साथ कंट्रासेप्टिव मेथड यूज करना चाहिए। तो कंट्रासेप्टिव मेथड क्या है? कंट्रासेप्टिव मेथड कंट्रोल मेथड है, जो कि बर्थ को कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में इस चैप्टर में पूरा डिटेल्स में है, तो आइए देख लेते हैं। बर्थ कंट्रोल मेथड क्या है देखते हैं। बर्थ कंट्रोल इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रासेप्शन और प्रिवेंट ऑफ प्रेगनेंसी। तो बर्थ कंट्रोल को क्या क्या कहते हैं? कंट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं और प्रिवेंट ऑफ प्रेगनेंसी। दैट मीन्स ऐसा एक मेथड है जहाँ पे बर्थ कंट्रोल होते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल होते हैं, जहाँ पे प्रिवेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज होने के लिए। अगर किसी को बच्चा नहीं चाहिए तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकते हैं। आज के डेट में रिप्रोडक्शन की पूरी नॉलेज है, तो अगर किसी को बच्चा नहीं चाहिए कैसे कर सकते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड के हिसाब से, तो उस नॉलेज लेना बहुत ही ज़रूरी है सबको। तो कुछ मेथड है बर्थ कंट्रोल की, तो बर्थ कंट्रोल की मेथड देखते हैं। मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, कंट्रासेप्टिव मेथड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। नंबर 1, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड एक होती है, जिसके अंदर क्या कहते हैं? दिस मेथड्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ मीटिंग ओवम एंड स्पर्म। ओके, नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड पे क्या होते हैं? नेचुरली आपको ए ओवम एंड स्पर्म को फ्यूज़न नहीं होने देना है। फ्यूज़न मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होने देना है। आपको पता होना चाहिए कि स्पर्म को ओवम तक नहीं पहुँचे, तो इसको क्या कहते हैं? नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। अब बात ये है कि अगर फिजिकल हो रहा है तो स्पर्म तो ओवम तक जाएगा ही, तो कैसे कंट्रोल करते हैं? तो इसके लिए 2 ऑप्शन है। नंबर 1, पीरियडिक और एब्स्टेंसी। तो इट इज़ a method in which couples avoid coitus intercourse from
डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की 10 to 17 डेज का जो डेज है, 10 to 17 डेज के जो डेज होते हैं, उस समय इंटरकोर्स मतलब फिजिकल नहीं होना चाहिए। एंड it is considered to be the most fertile period because ovulation is expected mostly during this time. ओके, ओवुलेशन क्या है मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखिए, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखिए, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सारी टर्म्स की कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट क्लियर करें, बाद ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आइए। तो क्या कहा कि फर्टाइल पीरियड होते हैं 10 to 17 डेज के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होते हैं तब क्या होता है, ज़्यादा फर्टाइल पीरियड होते हैं, मतलब प्रेग्नेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उस टाइम इंटरकोर्स नहीं होना है। तो ये नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड के नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट देखते हैं, coitus interrupts or withdraw. This method includes withdrawal of penis from the vagina before ejaculation so as to avoid insemination. Okay, जब इंटरकोर्स करते हैं तब इंटरकोर्स के टाइम से जब स्पाम निकलते हैं तब क्या करना है, पेनिस को विड्रॉ करना है वेजिना से, ताकि स्पाम वाम तक पहुँचे ना। Next, lactational amenorrhea. It refers to the stoppage of menstruations during the period of lactation following parturition. Because ovulation does not occur in this period, the chances of conceptions are minimum or nil. लैक्टेशनल पीरियड होते हैं डिलीवरी टाइम के बाद में। डिलीवरी टाइम के बाद में मदर बॉडी में मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं डेवलप तो पहले ही होते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड में क्या होते हैं, मिल्क प्रोड्यूस होते हैं। तो मिल्क प्रोड्यूस होना प्रोसेस को लैक्टेशन कहते हैं। पर्सुरेशन मतलब बेबी का डिलीवरी होने का प्रोसेस को पर्सुरेशन कहते हैं। और तब क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, ओवुलेशन नहीं होता। ओवुलेशन मतलब ओवरी से ओवम रिलीज होने का जो प्रोसेस है, इसको ओवुलेशन कहते हैं। तब ओवुलेशन नहीं होते, मेंस्ट्रुएशन नहीं होते, तो क्या होते हैं उस टाइम पीरियड कंसेप्शन की, जो प्रेगनेंसी की मिनिमम और नील होते हैं। मतलब मिनिमम प्रेगनेंसी तब नहीं होते मैक्सिमम टाइम, और ज़्यादा से ज़्यादा नील होते हैं, मतलब प्रेग्नेंट होने का चांसेस नहीं होते। तो लैक्टेशनल एमनेरिया मतलब बेबी प्रोड्यूस होने के बाद आराम से इंटरकोर्स कर सकते हैं। हर चीज़ की क्या होते हैं, एडवांटेज होने के साथ साथ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो हमने जो स्टडी किया एडवांटेजेस, जो नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, तो इसका एडवांटेजेस क्या है। नंबर 1, फ्री एंड इजी टू यूज़। बहुत फ्री है, पैसा नहीं लगता, नेचुरली जो नेचर ने दिया है हमको, तो इजी है यूज़ करना। साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। डज नॉट अफेक्ट फर्टिलिटी, फर्टिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हेल्प्स डायग्नोसिस एबनॉर्मेलिटीज, जो एबनॉर्मेलिटीज होते हैं डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। तो और डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस मतलब क्या है, इस मेथड हाई रिस्की हो जाते हैं एंड डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीडीएस। एसटीडीएस मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उससे प्रोटेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं होते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज यही है। नंबर 2 देखते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड, वेरियर मेथड। वेरियर मेथड मतलब एक कंसेप्ट क्लियर करती हूँ। सपोज यहाँ पे एक हॉल रूम है, तो हॉल रूम में कुछ वेरियर नहीं है। तो सपोज यहाँ पे भी क्लास 11 के बच्चे बैठते हैं, यहाँ पे 12 के बच्चे। तो जब टीचर क्लासरूम में जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा दोनों क्लास में। तो प्रिंसिपल ने क्या किया, यहाँ पे एक वॉल कर दिया, खड़ा कर दिया। तो ये क्या हो गया, इस क्लासरूम के लिए वेरियर हो गया, और यहाँ से इस क्लासरूम के लिए वेरियर हो गया। समझ में आया। तो डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं। तो दिस मेथड प्रिवेंट स्पर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द यूटेरस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। ओके, वेरियर मेथड में क्या होता है, स्पर्म को ओवम तक पहुंचने नहीं देते हैं।
मतलब पोषने नहीं देते, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होते. दिस मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड द फीमेल. सम ऑफ देम आर फॉलोज. ओके, वेरियर मेथड मेल एंड फीमेल्स दोनों के लिए होते हैं. तो क्या क्या होते हैं? नंबर वन, प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन दोनों ही यूज कर सकते हैं, मेल भी यूज कर सकते हैं और फीमेल भी. तो अगर मेल यूज कर रहे हैं तो स्पाम प्रोटेक्शन के अंदर ही रहेगा, ओवम तक पहुंच नहीं पाएगा. अगर फीमेल यूज कर रहा है तो ओवम फीमेल तक ही रहेगा, स्पाम तो नहीं मिलेगा क्योंकि प्रोटेक्शन वेरियर है ना. These are made of thin rubber, latex or latex sheath are used to cover the penis in males and vagina and cervix in females. तो males में penis में कवर करते हैं प्रोटेक्शन को, एंड फीमेल में वेजाइना में प्रोटेक्शन को कवर करते हैं. प्रोटेक्शन ऑल्सो प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. तो प्रोटेक्शन क्या करते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी प्रिवेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं. प्रोटेक्शन अगर यूज करते हैं तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर तक क्या नहीं होते, स्प्रीड नहीं होते. तो निरुद्ध इज ए पॉपुलर प्रोटेक्शन यूज बाय मेल्स. मेल्स के लिए एक निरुद्ध पॉपुलर प्रोटेक्शन है. फीमेल प्रोटेक्शन आर नोन एज फेमिडम्स. फीमेल प्रोटेक्शन को फेमिडम्स के नाम से भी जानते हैं. तो नंबर टू, सर्विकल कैप्स, डायफ्राग्राम एंड बॉल्स मेथड होते हैं वेरियर मेथड की. दीज आर ऑल्सो मेड ऑफ रबर, आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द इंटरकोर्स. ओके, वो सब कवर करते हैं इंटरकोर्स को, जो वेजाइना को कवर करते हैं ताकि इंटरकोर्स के टाइम में स्पाम ना आ पाए. दिस आर रीयूजेबल. तो ये रीयूजेबल होते हैं. एडवांटेजेस ऑफ वेरियर मेथड. तो वेरियर मेथड के एडवांटेजेस क्या है? एफोर्डेबल होते हैं, सब एफर्ट कर सकते हैं, इतना वो कॉस्टली नहीं होते. नो मेजर साइड इफेक्ट्स कंसर्न. मेजर साइड इफेक्ट भी नहीं है. रिड्यूस द स्प्रीड ऑफ STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी रिड्यूस करते हैं, डिक्रीज करते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ वेरियर मेथड. डिसएडवांटेजेस क्या है? सम मैन आर एलर्जिक टू लेटेक्स. तो जो प्रोटेक्शन है उससे एलर्जी रहते हैं कुछ मैन को, तो वो एक डिसएडवांटेज होते हैं. दोज विथ स्पर्मिसाइड्स में कॉज इरिटेशन. कुछ लोग को इरिटेशन फील होते हैं जब पहनते हैं उसको, प्रोटेक्शन को. इजीली डैमेज भी हो सकते हैं. तो प्रोटेक्शन यूज कर रहा है, आराम से इंटरकोर्स कर रहा है तो ठीक है, लेकिन सडन ब्रेक हो जाते हैं. अगर डैमेज हो गया, अगर मान लीजिए प्रोटेक्शन ब्रेक हो गया तो क्या हो सकता है? तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब स्पर्म इजीली मूव कर जाएगा ओवम तक, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. तो इस मेथड को इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना वेरियर मेथड को. तो हालांकि यूज़ कर सकते हैं आप अगर आप अगर अपने हेल्थ के लिए. So number next, chemical methods. Spermicides contains chemicals like lactic acid, citric acid, zinc sulfate, etc. Wine has the ability to kill spermatozoa. Okay, कुछ ऐसे chemicals होते हैं जो कि spermatozoa मतलब स्पर्म को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं. तो लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट, ये सब क्या कर सकते हैं, अंदर ही डाल सकते हैं. केमिकल डॉक्टर करते हैं, हालांकि डॉक्टर नहीं करते हैं केमिकल्स मेथड को. दिस आर खुद ब खुद नहीं कर सकते हैं. दिस आर यूजुअली अनरिलायबल एंड आर यूज्ड अलोंग विद वेरियर्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी. तो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी हाई हो जाते हैं और जो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाते, तो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, बर्थ कंट्रोल होते हैं केमिकल्स मेथड से. तो नंबर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मेथड जो कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, IUDs भी कहते हैं. दिस डिवाइस कॉन्टेन आइदर कॉपर और प्रोजेस्टेरॉन. तो क्या करते हैं, इस डिवाइस में क्या प्रोड्यूस करते हैं, कॉपर और प्रोजेस्टेरॉन, व्हिच आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स इनटू द यूटेरस थ्रू वेजाइना. तो डॉक्टर ने इंसर्ट करते हैं, डॉक्टर ही करते हैं इसको यूटेरस में वेजाइना के थ्रू, यूटेरस में दे देते हैं कॉपर और प्रोजेस्टेरॉन के इस डिवाइस को, सॉरी IUDs को दे देते हैं, जो कि कॉपर एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. दे आर ए फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. रिवर्सिबल मेथड होते हैं
and this may be categorized copper releasing IUDs and hormone releasing IUDs. The copper releasing IUDs में क्या करते हैं, copper T, copper 7, Multilode 375 and Paragard are some of the copper releasing IUDs जहाँ पे स्पाम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब ओवम एंड स्पर्म को डिस्ट्रॉय करते हैं. हॉर्मोन्स रिलीजिंग आईयूडीज में प्रोजेस्टेसर्ट, LNG-20, मीरेना आर वेल नोन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज. ये सब देते हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइस दे देते हैं ताकि स्पर्म डिस्ट्रॉय हो, स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज ना हो, ताकि बर्थ कंट्रोल कर सके. नॉन मेडिकेटेड IUDs इंट्रायूटेराइन डिवाइस, एग्जांपल लाइपेज लूप. IUDs prevent contraception by increasing phagocytosis of sperms within the uterus. यूटेरस में phagocytosis इंक्रीज करना चाहिए. phagocytosis that means एक सेल है, वो ऐसा सेल है जो फॉरेन सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. फॉरेन सेल मतलब क्या है, जो कि बाहर के सेल अननोन, मतलब स्पर्म को डिस्ट्रॉय करते हैं. फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं यूटेरस में, मेकिंग यूटेरस अन सुइटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. तो यूटेरस ऐसे मेकिंग करना चाहिए जो इम्प्लांटेशन ना हो. इम्प्लांटेशन मतलब जो बेबी की ग्रोथ ही ना हो. तो बेबी की ग्रोथ ही ना हो तो कैसे बेबी प्रोड्यूस होगा. सप्रेसिंग द स्पर्म मोबिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ स्पर्म्स बाय रिलीजिंग कॉपर आयंस. तो कॉपर आयंस देने के बाद क्या होते हैं, स्पर्म की मोबिलिटी कम हो जाते हैं, फर्टिलाइजिंग एबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाते. मेकिंग सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म. तो सर्विक्स को ओप्स करना चाहिए. सर्विक्स को मतलब ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए ताकि स्पर्म हमको क्या करे, स्पर्म को स्टॉप कर दे, ताकि स्पर्म आके फर्टिलाइज ना कर पाए. So next, oral contraceptive. These are prepared from hormones, either progesterone alone or a combination of progesterone and estrogen in the form of pills used by the females. Okay, oral contraceptive method एक ऐसा मेथड है जो कि टैबलेट यूज करते हैं, पिल्स यूज करते हैं. तो जो पिल्स मतलब टैबलेट में क्या रहते हैं, आइदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहते हैं और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन रहते हैं. दे ऑल्टर और इनहिबिट ओवुलेशन. तो पिल्स क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ओवुलेशन को रुकते हैं, एंड फर्टिलाइजेशन के भी रुकते हैं, एंड ऑल्सो मॉडिफाई द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटर्न टू एंट्री ऑफ स्पर्म. तो सर्विकल म्यूकस भी मॉडिफाई हो जाते हैं, जो कि स्पर्म को एंट्री नहीं देते हैं, प्रिवेंट करते हैं. मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स आर माला डी एंड शाहिली. टैबलेट के नाम है, पिल्स के नाम है माला डी एंड शाहिली. तो मैंने बताया कि एडवांटेज के साथ साथ सारी मेथड के डिसएडवांटेज भी है. तो एडवांटेज क्या होता है, रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल. टैबलेट लेने से मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट हो जाते हैं, मतलब हर मंथ रेगुलरली हो जाते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लेडी ऐसे होते हैं जिसको रेगुलरली मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते, मेंस्ट्रुएशन नहीं होते. तो उन लोग क्या करना चाहिए, उन लोग प्रॉपर डॉक्टर की गाइड लेना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि अच्छे से हो. क्योंकि रेगुलरली ना होना एक डिजीज से, और रेगुलरली होना बहुत अच्छी बात है. तो रेगुलरली होना चाहिए. होना मतलब मंथली होना चाहिए. तो रिड्यूसेस रिस्क और ओवेरियन सिस्ट को रिड्यूस कर देते हैं. इजी टू यूज़ करने का बहुत इजी तरीका है. टैबलेट लेना है 72 आवर्स के अंदर. डिसएडवांटेज क्या है, इंक्रीज बॉडी वेट. तो ज़्यादा पिल लेंगे तो ये बॉडी वेट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. मूड चेंजेस. तो टैबलेट लेने से मूड चेंजेस हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, हेडेक भी होते हैं, एब्डोमिनल पेन भी होते हैं. तो देखिए, अपने आपके चॉइस है कपल्स की, जो मेथड यूज़ करें. तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट मेथड है बेरियर मेथड. क्योंकि बैरियर मेथड आप सिर्फ सतर्क रहे ताकि प्रोटेक्शन डिस्ट्रॉय ना हो और अच्छे से इंटरकोर्स हो पाए. और कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ज़्यादा वो भी नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, और बाकी का तो डिसएडवांटेज बहुत ही है. तो मेरे हिसाब से तो बैरियर मेथड बेस्ट मेथड. तो मैं सब मेथड डिस्कस करूँगी, तो सिलेक्ट कर लेना कौन सा मेथड सही है, कौन सा मेथड सही नहीं है. तो स्टूडेंट के लिए बता देती हूँ, देखिए आप लोगों को तो ये सब
अभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग क्लास 12 स्टैंडर्ड में हो, है ना। तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो। और साथ ही साथ साइंस के स्टूडेंट ना भी हो ना, तो ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रॉपर सेक्स के ऊपर नॉलेज ना रहेगा तो बहुत ही क्राइम होते हैं, मतलब बहुत ही कुछ हो जाते हैं जिसको हमारे बॉडी पे असर पड़ जाते हैं, हमारे बॉडी इश्यूज होते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इश्यूज होते हैं। तो इसलिए प्रॉपर गाइड लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, बोर्ड के साथ साथ अपने नॉलेज भी बिल्ड करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। नंबर 1 हार्मोन इंजेक्शंस देते हैं, जहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव इंजेक्शंस आर गिवन अंडर द स्किन ऑन्स इन एवरी 3 मंथ। 3 मंथ के अंदर स्किन में जो इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, और जो कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते ही इट रिलीज हार्मोन स्लोली एंड प्रिवेंट ओवुलेशन। तो हार्मोन स्लोली रिलीज होते हैं एंड ओवुलेशन को कंट्रोल कर देते हैं। अगर ओवुलेशन ना होए तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। तो दे वर्क लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बाय ब्लॉकिंग ओवुलेशन। तो ओवुलेशन को अगर ब्लॉक करेगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ओवुलेशन एक प्रोसेस है जहाँ से ओवम रिलीज होते हैं। तो अगर ओवम ही रिलीज ना हो तो क्या होगा? तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? ओनली स्पर्म से तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा ना। थिकनिंग द सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसपोर्ट एंड देयर इफेक्टिव पीरियड इज लॉन्गर अप टू 5 years। तो ये कितने देर तक काम करते हैं? 5 years तक काम कर सकते हैं। अगर जिसको बेबी नहीं चाहिए, एज हो गया 35 40 45 हो गया, बेबी नहीं चाहिए, तो आप लोग कर सकते हैं। तो हालांकि नहीं करना बेहतर है, क्योंकि प्रोटेक्शन है, तो नेचुरली और नेचुरल मेथड भी है, और भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट सर्जिकल और स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहते हैं इसको। दिस मेथड्स आर यूज बाय मेल और फीमेल पार्टनर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसीज। ओके, सर्जिकल मेथड दोनों पार्टनर यूज कर सकते हैं। एक साथ दोनों पार्टनर को यूज करना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक अगर मेल यूज कर रहे हैं, सर्जिकल मेथड कर रहे हैं, तो फीमेल को जरूरी नहीं है। अगर फीमेल कर रहे हैं तो मेल को जरूरी नहीं है, क्योंकि एक करने से ही प्रिवेंट हो जाते हैं प्रेगनेंसी। दिस मेथड्स आर परमानेंट एज दे ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स। तो ध्यान रखिएगा, सर्जिकल मेथड परमानेंट मेथड है जो कि ब्लॉक करेगा गैमेट्स को। गैमेट्स मतलब मेल गैमेट्स क्या था? रिप्रोडक्शन में पढ़ाया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो मेल गैमेट्स स्पर्म था एंड फीमेल गैमेट्स ओवम था। तो स्पर्म को क्या करेगा? स्पर्म एंड ओवम को क्या कर सकते हैं? सर्जिकल मेथड स्टॉप परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं। रिलीज तो होते हैं लेकिन ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसे कि एक मेथड है सर्जिकल मेथड की, जो कि बेसेक्टमी है। तो इट इज स्टेरिलाइजेशन, मतलब सर्जिकल मेथड इन मेल्स। मेल की जो सर्जिकल मेथड होते हैं इसको बेसेक्टमी कहते हैं। वेयर ए स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस और स्पर्म डक्ट इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसेशन ऑन द स्क्रोटम। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये वास डिफरेंस है और स्पर्म डक्ट है। यहाँ से क्या होते हैं? टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होके यहाँ से निकल के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाते हैं। लेकिन सर्जिकल मेथड करने के बाद, मतलब वास डिफरेंस थोड़ा सर्जिकल कर देते हैं, सर्जरी कर देते हैं, तो क्या होते हैं? स्पर्म रिलीज तो होते हैं, लेकिन क्या नहीं होते? डक्ट के हेल्प से स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक नहीं जा पाते। तो मतलब स्पर्म ब्लॉक कर देते हैं। तो स्पर्म ब्लॉक कर देते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं जाएगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो मेल का तो हो गया सर्जिकल मेथड। अब देखते हैं फीमेल जो सर्जिकल मेथड है इसको क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टमी कहते हैं। तो ट्यूबेक्टमी इज ए स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन ए फीमेल्स की है, वेयर ए स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब एम्पुला इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसेशंस इन द एब्डोमेन और विजिना। देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम में ये ओवरी है, ओवेरी से ओवम रिलीज होते हैं। तो ओवम रिलीज होके इधर से यहाँ आते हैं, तो एम्पुला में क्या होते हैं? फर्टिलाइजेशन होते हैं। लेकिन जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होते हैं, जहाँ पे एम्पुला क्या करते हैं? सर्जिकल मेथड में एम्पुला को क्या करते हैं? थोड़ा सा स्मॉल पार्ट पोर्शन रिमूव कर देते हैं।
एम्पुला पोर्शन को रिमूव करते हैं। तो एम्पुला पोर्शन अगर रिमूव कर देते हैं तो यहाँ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इसलिए क्या होते हैं, ओवम तो रिलीज होते हैं, लेकिन स्पर्म अगर इधर आए फिर भी क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि एम्पुला पोर्शन को सर्जरी कर दिया। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ सर्जिकल मेथड देख लेते हैं। तो प्रिवेंटेड अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब आपका अगर दो बच्चा है तो अब नहीं चाहिए तो सर्जिकल मेथड करा सकते हैं, क्योंकि आप अगर नहीं चाहते हैं तो प्रेग्नेंट नहीं होगे। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी हो जाते हैं अपने प्लानिंग से बाहर, तो ये करा सकते हैं। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए सर्जिकल मेथड है। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी फॉर एवर। तो अगर कभी आपको लगा कि प्रेग्नेंट होना जरूरी है को और एक बच्चा करना चाहते हैं तो जिंदगी भर और एक नहीं कर पाएंगे अगर सर्जिकल मेथड कर दिया। तो आप अगर श्योर हो कि नहीं चाहिए तो सर्जिकल मेथड कर सकते हैं। अगर आप श्योर नहीं हो कि हाँ देखते हैं टाइम के साथ क्या होता है, तो सर्जिकल मेथड नहीं कराना चाहिए आपको, क्योंकि हमेशा के लिए प्रेगनेंसी स्टॉप हो जाएगा, प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओ वही है जो पील के बारे में बात किया, फिर भी देख लेते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन्स और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस और IUDs intrauterine devices within 72 hours of coitus have been very effective as emergency contraceptives, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. Their side effects are menstrual irregulation, vomiting, etc. Example: pill 72 and unwanted 72. Okay, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव ऐसा कंट्रासेप्टिव होते हैं जहाँ पे इमरजेंसी काम होते हैं, जैसे कि इंटरकोर्स किया 72 के 2 आवर्स के अंदर अगर पील यूज़ कर दिया, जैसे कि एग्जांपल टेबलेट, पिल टेबलेट, पिल 72 टेबलेट, अनवांटेड 72 आवर्स के अंदर ही खाया, तो क्या होते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होते। जैसे कि किस काम से इतने इमरजेंसी होते हैं, जो कि रेप होते हैं, तो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स जिसको बच्चा नहीं चाहिए, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेप केसेस के लिए, क्योंकि रेप अननोन पर्सन से होते हैं जो कि लेडी नहीं चाहते हैं, तो अननोन पर्सन से तो बच्चा नहीं लेना है ना। तो इमरजेंसी केस में ये सब इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव ले सकते हैं। तो एग्जांपल इधर है पिल 72 एंड अनवांटेड 72। ओके, देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। तो इसको इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन और एवर्शन भी कहते हैं। और प्रेगनेंसी बिफोर रीचिंग द फुल टर्म of before the fetus become viable is called medical termination of pregnancy or induced abortion। तो एवर्शन कराते हैं, जो कि अगर पील से नहीं काम हो रहा है, तो टेबलेट से काम नहीं हो रहा, तो 3 मंथ हो गया है, 4 मंथ हो गए, तो टेबलेट से काम नहीं होता, तो तो उस टाइम क्या करते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं, मतलब एवर्शन करते हैं, वॉश करा देते हैं बच्चा को, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन लीगलाइज्ड MTP in 1971 with some strict conditions to avoid इट्स मिसयूज। तो गवर्नमेंट क्या क्या 1971 में MTP को लीगल किया, ताकि करा सके वोमेन, कुछ कंडीशंस रख के किया, क्योंकि तो कुछ केसेस होते हैं जैसे कि रेप केसेस, अगर इतना मंथ हो गया, पता नहीं रहता कभी कि प्रेग्नेंट हो गया या नहीं, तो इस हिसाब से मेडिकल टर्मिनेशन ले सकते हैं, मतलब एबॉर्शन कर सकते हैं। और कुछ लेडी ऐसा होते हैं कंसेप्ट नहीं रहता ज़्यादा, 3 मंथ 4 मंथ हो जाते हैं बच्चे पेट में, तो उनको नहीं चाहिए, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी, तो उस टाइम क्या करते हैं, एबॉर्शन करा सकते हैं। तो इसलिए कुछ कंडीशंस रखा, कुछ फैक्टर है, तो देखते हैं। वेरियस फैक्टर्स दैट लीड्स टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, जो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है, तो उनके लिए करा सकते हैं। नॉट यूजिंग कंट्रासेप्टिव ड्यूरिंग कोइटस, जब इंटरकोर्स करते हैं, मतलब फिजिकल होते हैं, तब अगर
कंट्रासेप्टिव यूज नहीं कर रहा है तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को एवर्शन करा सकते हैं। इन केस वेयर कंटिन्यूअस और प्रेगनेंसी इज हार्मफुल टू आइदर फीटस और मदर इवन बोथ। और कभी कभी क्या हो जाते हैं, मदर और फीटस मतलब बेबी दोनों खतरे में रहते हैं, तब एवर्शन करा सकते हैं ताकि माँ बच जाए। एमटीपीस आर कंसिडर्ड सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो एमटीपी कितने दिनों तक करा सकते हैं? 12 वीक्स। जो दिन इंटरकोर्स किया, हालांकि सपोज जिस दिन इंटरकोर्स किया उस दिन ही प्रेग्नेंट हो गया तो उस दिन से 12 वीक्स तक एक काम करेगा एबॉर्शन। अगर 12 वीक्स तक नहीं गया तो बाद में नहीं हो पाएगा, बहुत क्रिटिकल कंडीशंस हो जाएगा। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ एमटीबी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के एडवांटेजेस क्या है? इमरजेंसी सिचुएशंस वेयर कंटिन्यू कैन बी फीटल टू फीटस। तो इमरजेंसी सिचुएशन में काम आते हैं। गेट राइट अनवांटेड प्रेगनेंसीज ड्यू टू रेप्स, जो रेप होते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होते, तो इसको क्या करते हैं, उसको एवर्शन करा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? फीमेल फर्टिसाइड्स। तो अगर पता लगा कि फीमेल है, पेट में गर्ल है, तो क्या करते हैं, कुछ लोग गर्ल को मार देते हैं, फीमेल फर्टिसाइड्स होते हैं। रिस्क इन इलीगल एबॉर्शन, तो इलीगल भी होते हैं एबॉर्शन। एमटीपी बाय अनक्वालिफाइड सिस्टम कैन बी अनसेफ एंड फिटल। तो अगर अनक्वालिफाइड पर्सन से कर रहे हैं तो ये अनसेफ है। डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर के हाथ से ही कराना है एबॉर्शन। ओके। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कभी कभी सेक्सुअली इन्फेक्शन डिजीज भी कहते हैं। सेक्सुअली इन्फेक्शन डिजीज SID भी कहते हैं, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहते हैं। द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर द डिजीज दैट आर मेनली पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ऐसा एक डिजीज है जो इंटरकोर्स करने का समय मतलब फिजिकल होने का समय, तब क्या होता है, पर्सन टू पर्सन क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे नॉर्मली ट्रांसफर नहीं होते। दीज आर ऑल्सो नोन एज वेनरल डिजीज और द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, RTI कहते हैं। जेनिटल हर्ब्स, साइफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडाइसिस, जेनिटल वार्ड्स, हेपाटिटिस B and infection of HIV leading to AIDS are some common STDs। तो STDs का एग्जाम्पल था। तो एसटीडीज लाइक हेपाटाइटिस B एंड HIV आर कॉज मेनली बाय, किस लिए होते हैं? शेयरिंग कॉन्टामिनेटेड नीडल्स, तो नीडल्स शेयर करने की वजह से। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शेयर करने की वजह से ट्रांसफ़र होते हैं ये सब डिजीज़। विथ इन्फेक्टेड पर्सन, तो अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ नीडल यूज़ किया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, तो बिना क्लीन किया ही दूसरे पेशेंट को यूज़ किया तो ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूशन में हो सकते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स मतलब प्रोटेक्शन नहीं लेते, उन सेक्स से क्या होते हैं, ट्रांसमिटेड हो सकते हैं। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, अगर माँ के बॉडी में है डिजीज़ तो एड्स डिजीज़ है तो मदर के बॉडी से फीटस के बॉडी तक आ सकते हैं, क्योंकि माँ के कोख में बच्चा रहता है और बच्चा का जो प्लेसेंटा है, जो खाने पीने का पाइप है, वो माँ के साथ कनेक्ट रहते हैं और सर्कुलेशन सेम होते रहते हैं, आते जाते हैं, तो इसलिए डिजीज़ भी आ सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज? वन कैन प्रिवेंट गेटिंग इन्फेक्टेड बाय STDs बाय फॉलोइंग दिस प्रैक्टिसेस। अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स। ओके, सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए अननोन पर्सन के साथ और मल्टीपल पार्टनर के साथ। यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग कोइटस। कोइटस जब फिजिकल होते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं दोनों पार्टनर, तब कंडोम यूज़ करना चाहिए, मतलब प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए। अवेयरनेस अबाउट STDs जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अवेयरनेस इंक्रीज करना चाहिए, सतर्क होना चाहिए उस डिजीज़ को लेके। कंसल्टेशन विद डॉक्टर्स इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको कुछ डाउट है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए तो कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर के साथ। इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी रेफर्स टू द बायोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू कंसीव
in spite of regular unprotected coitus thus are unable to produce children. ओके, इनफर्टिलिटी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जहाँ पे ओमेन क्या ने ओमेन नहीं मतलब जहाँ पे कपल्स क्या करते हैं, चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो इनफर्टिलिटी की मेन रीज़न क्या है, इनफर्टिलिटी की टाइप्स कितना है अब देखते हैं। तो इनफर्टिलिटी मेनली टू टाइप्स की होते हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होते हैं, इट रेफर्स टू दोज पेशेंट्स हु नेवर हैड चिल्ड्रन और हैड नेवर अचीव प्रेगनेंसी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या रेफर करते हैं, वो सब पेशेंट में होते हैं जो कभी माँ नहीं बन, जो कभी चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इट रेफर्स टू ए सिचुएशंस व्हेन ए कपल इज अनेबल टू कंसीव सेकेंड मी बट हैव कंसीव्ड अर्लियर एंड हैव चिल्ड्रन। स्पेशल हेल्थ केयर यूनिट्स कॉल इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स डायग्नोसिस द प्रॉब्लम एंड गिव करेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर सम ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। ओके, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मीन्स कुछ लेडी ऐसा हो सकता है कि वो तो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं लेकिन यूटरस में बेबी डेवलप नहीं होते, और कुछ ऐसे होते हैं यूटरस में बेबी डेवलप नहीं, कुछ ऐसे होते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं होते पर यूटरस में बेबी को डेवलपमेंट होते हैं। तो उस हिसाब से क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहिए और अच्छे से ट्रीटमेंट करना चाहिए। द कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी इन ह्यूमन कैन बी, क्या कॉज है, क्या रीज़न है इनफर्टिलिटी के, तो कुछ रीज़न है जैसे कि डिजीज लाइक डायबिटीज़, थायराइड डिसऑर्डर्स एंड एड्रिनल डिसऑर्डर, ये सब डिसऑर्डर से होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ है जैसे कि तंबाकू स्मोकर और 60% लेस फर्टाइल देन नॉन स्मोकर्स और मेजर कॉजेज दिस डिस। ओके, अगर कुछ तंबाकू ले रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं तो 60% ही क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते, मतलब स्पर्म और ओवम प्रोड्यूस ही नहीं होते, फर्टाइल नहीं कर पाते। कॉमन कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल्स, मेल की इनफर्टिलिटी की मेन कॉज क्या है, लो सीमेन क्वालिटी, सीमेन क्वालिटी लो है, लो स्पर्म काउंट, स्पर्म ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होते, मिनिमम होते हैं, वैसे स्पर्म तो 3 मिलियन प्रोड्यूस होते हैं। एजोस्पर्मिया मतलब एब्सेंस ऑफ स्पर्म, स्पर्म ही नहीं होते। सेक्सुअल डिसफंक्शन के वजह से होते हैं। एंड कॉमन कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स, फीमेल्स की क्या कॉमन कॉज होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ओवेरियन में एक सिंड्रोम होते हैं जिसको पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम कहते हैं, उसके वजह से ओवम उसके वजह से इनफर्टिलिटी होते हैं, ओवम अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाते या फिर ओवम प्रोड्यूस ही नहीं होते। ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ब्लॉक होने के वजह से, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब के जो एम्पुला होते हैं, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है, अगर फेलोपियन ट्यूब भी ब्लॉक है तो फर्टाइल कैसे करेगा, है ना। एज रिलेटेड फैक्टर, ज़्यादा एज हो जाते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो ये एक रीज़न है। यूटेरन प्रॉब्लम, यूटेरस में प्रॉब्लम होते हैं कुछ। प्रीवियस ट्यूबवेल लिगेशन, डैमेज फेलोपियन ट्यूब्स, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, तो फेलोपियन ट्यूब्स क्या हो जाते हैं, डैमेज्ड हो जाते हैं, तो इसलिए इनफर्टाइल होते हैं, मतलब फीमेल इनफर्टाइल करते हैं, मतलब फर्टाइल नहीं होते, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होते। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होते हैं तो क्या नहीं होता है, बेबी प्रोड्यूस नहीं होते। तो इसके लिए कुछ सिस्टम है जो इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी आजकल दिन पे दिन भर इंक्रीज हो रहे हैं। तो कुछ वोमेन की क्या नहीं होते, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर्ली नहीं होते, मंथली नहीं होते, कुछ मेल के स्पर्म इस स्पर्म अच्छे से रिलीज नहीं हो पाते, ज़्यादा नहीं, मिनिमम रिलीज होते हैं, तो उसके वजह से, तो उसके लिए कुछ क्या उसके लिए सिस्टम है, तो जिसको कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब देखते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है। Assisted reproductive technology ART, sometimes corrective treatment do not lead to the treatment of infertility. In such cases, special techniques called techniques assisted reproductive technologies or shortly ARTS. Okay, कभी इनफर्टिलिटी मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते तो उसके वजह से आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, तो इसको क्या कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कुछ मेथड होते हैं। नंबर 1 IVF, फेमस मेथड है IVF,
आईवीएफ की फुल फॉर्म इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं। तो आईवीएफ कौन लोग करा सकते हैं, आईवीएफ कौन लोग करा सकते हैं, तो देखते हैं। नंबर 1, ओवा फ्रॉम वाइफ और डोनर फीमेल। अब देखिए कुछ लेडी ऐसा होते हैं जिसको ओवम अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होते, मतलब एक प्रोड्यूस नहीं होते, तो अपने ओवा फर्टिलाइज नहीं हो पाते, तो कुछ कुछ वाइफ है ओवम तो अपने से दे देते हैं, कुछ लोग नहीं दे पाते, तो डोनर फीमेल मतलब जो लेडी डोनेट कर सकते हैं ओवम, उस लेडी से ओवम कलेक्ट करते हैं एंड स्पर्म्स फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर मेल। तो इस स्पर्म को देखिए पहले से बताते हैं। वाइफ कलेक्ट करते हैं, सॉरी, ओवा कलेक्ट करते हैं वाइफ से एंड हस्बैंड से स्पर्म कलेक्ट करते हैं। और कुछ ऐसा होते हैं कि वाइफ ओवा नहीं दे सकते क्योंकि अब हम नहीं प्रोड्यूस होते अच्छे से, तो उस हिसाब से जो लेडी देगा ओवा उसको डोनर कहते हैं, और जो जेंट्स स्पर्म को देगा इसको डोनर मेल कहते हैं। तो इन शॉर्ट क्या करेगा आईबीएफ के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ओवम एंड स्पर्म क्या करेगा, कलेक्ट करेगा एंड इंड्यूस टू फॉर्म ए जाइगोट। तो जाइगोट जब ओवम एंड स्पर्म को कलेक्ट करेगा तो इंड्यूस जाइगोट फॉर्म करेगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और इस फर्टिलाइजेशन कहाँ कराएगा, लेबोरेटरी में, जाइगोट इन लेबोरेटरी अंडर सेम कंडीशंस एज इन बॉडी। बॉडी में जैसे होते हैं वैसे ही लेबोरेटरी में कराया जाएगा फर्टिलाइजेशन। This process is collectively called as in vitro fertilization. Fertilization outside the body. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब नॉर्मली फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होते हैं फीमेल की, लेकिन आईवीएफ में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होते हैं, आउटसाइड में होते हैं, बॉडी के आउटसाइड में। कहाँ पे होते हैं, लेबोरेटरी में होते हैं। तो नंबर 3, this embryo is then implanted in normal female uterus or fallopian tube for further development, which finally leads to normal childbirth called test tube. ओके, अब क्या करेगा, जाइगट बन गया तो जाइगट को क्या कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, फीमेल फेलोपियन ट्यूब में। तो इसको क्या करेगा, चाइल्ड बर्थ, और ऐसे ही नॉर्मली चाइल्ड जन्म देगा तो इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। का भी कुछ टाइप्स होते हैं। इफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड फॉर फर्दर डेवलपमेंट इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब अगर साथ जाइगोट मतलब फर्टिलाइजेशन कराने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट को जो ट्रांसफर करते हैं फीमेल फेलोपियन ट्यूब को, इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। डेवलपमेंट के लिए जो ट्रांसफर होते हैं इसको एम्ब्रियो ट्रांसफर। इट कैन बी ZIFT, मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पूछते हैं एग्जामिनर। ZIFT मतलब जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, इन व्हिच एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स इज ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब। तो ZIFT में क्या होते हैं, एम्ब्रायो 8 ब्लास्टोमर्स तक डेवलप हो जाते हैं तब फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, और इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर करते हैं, मतलब यूटेरन में ट्रांसफर करते हैं फीमेल की, इन व्हिच एम्ब्रायो ऑफ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूटेरस। यूटेरस में ट्रांसफर कहते हैं। एम्ब्रायो 8 ब्लास्टोमियर तक डेवलप हो जाते हैं, फिर इसको यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं, इसको ZIFT कहते हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। ART का जो मेथड था, फर्स्ट मेथड था IVF, तो दूसरा मेथड है GIFT, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पे गेमेट ट्रांसफर होते हैं। तो इट इज डन बाय ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर फीमेल टू द fallopian tube of another female who cannot produce ova but can provide a suitable environment for fertilizations and further development. Okay, सपोज एक लेडी ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, अनेबल टू ओवम प्रोड्यूस्ड, और एक लेडी ओवम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो डोनर जो डोनेट करेगा ओवम को, तो वो इस लेडी से ओवम कलेक्ट करेगा और फेलोपियन ट्यूब से, और जो ओवम नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके फेलोपियन ट्यूब में क्या करते हैं, गेमेट को ट्रांसफ़र कर देंगे। गेमेट को ट्रांसफ़र कर देंगे मतलब ओवा को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ओवा ट्रांसफ़र करने के बाद जो स्पर्म आके फर्टिलाइज करेगा, मतलब उस
ये लेडी ओवम तो प्रोड्यूस नहीं कर पाते, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक बेबी को सुइटेबल एनवायरनमेंट दे सकते हैं। तो ऐसे ही जो गैमेट ट्रांसफर कर सकते हैं उससे गैमेट लेते हैं जो ओवम गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते, फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद सुइटेबल एनवायरनमेंट दे सकते हैं बेबी को। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, GIFT। अब नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म ऑफ द नेक्स्ट क्या है, ICSI मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इन्हें ICSI intracytoplasmic sperm injection, it is carried out by directly injecting sperm into the ovum to form an embryo in the case of male infertility। अगर मेल फर्टिलिटी नहीं कर पाते, मतलब स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो डोनर मेल बॉडी से क्या करते हैं, स्पर्म को डायरेक्टली फीमेल बॉडी को इंजेक्ट करते हैं एंड फिर फर्टिलाइजेशन होते हैं। Next, AI artificial insemination. It is performed by collecting semen either from the husband or from a healthy donor and is introduced artificially into the vagina or the uterus। ओके, क्या करते हैं, हस्बैंड से स्पर्म लेते हैं और नहीं तो डोनर मेल से स्पर्म लेते हैं, स्पर्म लेके डायरेक्ट वेजाइना में क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। इट इज़ यूज्ड इन केसेस वेयर मेल पार्टनर्स आर अनेबल टू इंसेमिनेट द फीमेल ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन द एजाकुलेट्स। अगर कोई मेल स्पर्म लो क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अनेबल होते हैं फर्टिलाइजेशन करने में, तो क्या करते हैं, उस समय क्या करना चाहिए, तो स्पर्म को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके AI करा देते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो कि स्पर्म डायरेक्ट क्या कर देते हैं, यूटेरस में दे देते हैं इंजेक्ट करके। ये था ART का पूरा मेथड। नंबर 1 था IVF, नंबर 2 GIFT, नंबर 3 साइटोप्लाज्म इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आज का सेशन इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको अगले सेशन लेके। तो अगले सेशन होने वाला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की MCQ के ऊपर, एक्सरसाइज कराना है और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करना है। तो सीरीज वाइज आएगा, तो आप लोग देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।